विरार के एक छोटे से गांव रतुड़ा में बहुत से लोग रहते हैं, पर इस गांव को शहर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क कच्ची सड़क है। बरसात के दिनों में अक्सर ये सड़क पानी से भर जाती है और कभी कभी तो ज्यादा बारिश होने पर सड़क टूट भी जाती है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, अब तो गाड़ी से कहीं भी आना जाना मुश्किल का काम है। वही तो यार, एक तो हमारी सड़क ऐसी है कि वहाँ कोई खड़े खड़े ही गिर जाए। अगर अच्छे से देखा जाए ना तो सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। हमारे गांव में अब की बार इलेक्शन होगा ना, पक्की सड़क की मांग करेंगे, बाकी चीजें होती रहेंगी। सही कहा तुमने, सड़क अच्छी रहेगी ना तो बस सर्विस हमेशा चालू रहेगी और शहर आने जाने में कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। अब देखो, 2 घंटे से मैं यहाँ बस का इंतजार कर रहा हूँ, पर अभी तक एक भी बस नहीं आई। वो देखो, वो आई बस। पार्थक बस में बैठ जाता है और बस चल पड़ती है। बस में तो बैठ गया हूँ, अब पता नहीं कब तक पहुँचाएगी शहर तक। कुछ देर चलने के बाद बस अचानक से रुक जाती है, क्योंकि बस का आगे का टायर एक बड़े गड्ढे में फंस जाता है। ले भाई, अब यही होना बाकी रह गया था। एक तो बस इतनी लेट और ऊपर से अब फंस गए गड्ढे में। लगता है अब तो रिक्शा से ही जाना पड़ेगा, पर बीच रास्ते में रिक्शा भी कहाँ से मिलेगा। पार्थक बस से बाहर निकलता है और उसी सड़क पर आगे की तरफ पैदल चलना शुरू कर देता है। वो कुछ देर पैदल चलता है, तभी उसको एक रिक्शा खड़ी दिखाई देती है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम रिक्शा तो मिल गया, नहीं तो आज पैदल ही जाना पड़ता। पार्थक रिक्शा के पास जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो रिक्शा लाल कलर का है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पूरा रिक्शा खून से सना हो। मेरे दिमाग में भी ना कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं। छोड़ो, जो भी हो, मुझे तो रिक्शा में बैठने से मतलब है ना, उसके रंग रूप से क्या लेना देना। पार्थक आगे जाता है और रिक्शा ड्राइवर को जगाता है, जो कि सोया हुआ था। वो बहुत कोशिश करता है, पर फिर भी रिक्शा ड्राइवर जागता नहीं है। अरे भैया, शहर तक चलोगे? अरे भाई, सो रहे हो क्या? मुझे शहर तक जाना है। पार्थक देखता है कि रिक्शा वाला गहरी नींद में सो रहा है। वो उसके पास जाता है। अरे भाई, रिक्शा में सो क्यों रहे हो? तुम्हें काम नहीं करना है क्या? इस बार पार्थक की आवाज से रिक्शा वाला जग जाता है और वो पार्थक को घूरने लगता है। कुछ देर घूरने के बाद वो बड़ी ही डरावनी आवाज में पार्थक से कहता है, क्या हुआ? तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि मैं सो रहा हूँ? इसीलिए तो मैंने तुम्हें जगाया है। देखो, रास्ते में मेरी बस खराब हो गई है और मुझे शहर तक जाना है। क्या तुम मुझे शहर तक छोड़ दोगे? मैं दिन में काम नहीं करता, मैं केवल रात में रिक्शा चलाता हूँ। अब मुझे परेशान मत करो और जाओ यहाँ से। रिक्शा वाले की बात सुनकर पार्थक को अजीब लगता है, पर उसके लिए शहर जाना बहुत जरूरी है, इसलिए वो उस रिक्शा वाले को रिक्वेस्ट करता है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि किसी को नींद में से जगाकर काम करने के लिए कहने से कोई भी चढ़ सकता है, पर मेरा शहर जाना बहुत जरूरी है और अगर आप रात को ही काम करते हैं तो आप मुझे रात के समय वापस भी लेकर आ सकते हैं। रात की बात सुनकर रिक्शा वाला शहर जाने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, अगर तुम रात को मेरे इसी रिक्शा में वापस आओगे तो मैं अभी तुम्हें लेकर शहर जा सकता हूँ। हाँ हाँ, वही तो मैं भी कह रहा था। वैसे भी रात को मुझे वापस आते आते देर हो जाएगी और उस वक्त मुझे बस तो मिलने से रही, इसलिए अच्छा होगा कि आप मुझे वापस घर तक भी छोड़ दीजिएगा। बैठ जाओ। पार्थक रिक्शा में बैठा है और रिक्शा वाला शहर के लिए चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वो रिक्शा को एक सुनसान जगह पर रोक देता है। तुम शहर तक तो चल रहे हो, पर तुम्हें उसके लिए मुझे कुछ अलग किराया देना होगा। हाँ हाँ, बिना किराया दिए तो नहीं जाऊंगा ना। वैसे कितना किराया होगा शहर तक जाने और वापस घर तक लौटने का? 2 लीटर खून। क्यों मजाक कर रहे हो भाई? मैं मजाक नहीं करता। तुम किराया शाम को ही देना, पर मैं तुमसे पूरा किराया वसूल कर ही रहूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा किराया दे दूंगा, पर पहले मुझे शहर तक तो छोड़ दो। रिक्शा वाला रिक्शा स्टार्ट करता है और शहर के लिए चल देता है। कुछ देर रिक्शा चलाने के बाद वो पार्थक को शहर छोड़ देता है। धन्यवाद भाई साहब। कितना किराया हुआ? मैंने कहा था ना कि मैं किराया रात में ले लूंगा।
अभी तुम जा सकते हो। ठीक है, तो तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही अपना काम खत्म करके आता हूँ। पार्थक अपने काम के लिए निकल जाता है और रिक्शा वाला फिर से सो जाता है। ये रिक्शा वाला भी अजीब है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। खैर छोड़ो, मुझे उससे क्या मतलब। पार्थक को अपना काम खत्म करने में देर हो जाती है और रात भी ज्यादा हो जाती है, पर अभी भी वो रिक्शा वाला पार्थक के आने का इंतजार कर रहा है। पता नहीं आज घर जाने के लिए कोई गाड़ी मिलेगी भी या नहीं। एक रिक्शा वाले को कहा था रुकने के लिए, पर शायद वो भी घर चला गया होगा। वो मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है जो इतनी रात तक मेरे लिए इंतजार करेगा। पार्थक जैसे ही रिक्शा स्टैंड की तरफ जाता है, वो देखता है कि वही लाल रिक्शा जिसमें वो दिन को शहर आया था, वो वहाँ पर खड़ी है। अरे तुम अभी तक मेरे लिए रुके हो? मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं रात में ही काम करता हूँ, और अभी तो तुम्हें किराया भी देना है। बैठ जाओ। पार्थक रिक्शा में बैठ जाता है और रिक्शा वाला शहर से गांव के लिए निकल जाता है। रात बहुत हो चुकी है, इसलिए सड़क पर कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं है। पूरा सड़क सुनसान लग रहा है। तुम रहते कहाँ हो भाई? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। रिक्शा वाला पार्थक की इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप रिक्शा चलाता रहता है। पार्थक फिर से पूछता है, अच्छा तो तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी देर तक इंतजार करवाया। तभी रिक्शा वाला रिक्शा को एक घनी झाड़ी के पास रोकता है और रिक्शा से बाहर उतर जाता है। क्या हो गया? तुमने रिक्शा को यहाँ क्यों रोक दिया? क्योंकि मुझे मेरा किराया चाहिए। हाँ तो मैंने कब मना किया किराया देने से? तुम पहले मुझे घर तक तो छोड़ दो। नहीं, मुझे अभी किराया चाहिए। तुम्हें पता है ना मैं अपना किराया कैसे लेता हूँ। नहीं, जितने भी पैसे होते हैं बता दो और मुझे घर तक छोड़ दो। वैसे भी रात बहुत हो गई है। रिक्शा वाला पार्थक के नजदीक जाता है और पार्थक धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अपना किराया वसूल रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं किराए के रूप में खून लेता हूँ। खून की बात सुनकर पार्थक डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तुम बिना किराया दिए यहाँ से नहीं जा सकते और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। पार्थक आगे आगे गांव के लिए दौड़ता जा रहा है और उसके पीछे पीछे रिक्शा वाला दौड़ रहा है। कुछ दूर जाने पर पार्थक का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो वहीं नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर वो रिक्शा वाला पहुँच जाता है। वो रिक्शा वाला पार्थक के गले पर झपट्टा मारता है और खून चूसने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पार्थक खुद को उस रिक्शा वाले पिशाच से बचाने की बहुत कोशिश करता है। पार्थक के हाथ में एक पत्थर लग जाता है और वो उससे उस पिशाच का सर फोड़ देता है। पिशाच के सर से खून बहने लगता है और वो अपने हाथ पर खून देखकर खून को चाटने लगता है। पार्थक वहाँ से भागकर एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है। जब वो पिशाच अपने हाथ का पूरा खून चाट लेता है तो वो देखता है कि पार्थक वहाँ पर नहीं है। वो पिशाच पार्थक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ये पिशाच कौन है जो रिक्शा के किराए के बदले लोगों का खून पी रहा है? ये पिशाच इस गांव में कहाँ से आया है और क्या पार्थक इस पिशाच के चंगुल से बच पाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के अगले पार्ट में और कुकू टीवी हॉरर को सब्सक्राइब जरूर करें। बात 1992 की है, जब दिसंबर की कड़ाके की ठंड में शरद अपनी बीवी राधिका के साथ एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए जैसलमेर जा रहा था। बहुत ज्यादा कोहरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे आगे। सारी खिड़कियां अच्छे से बंद कर लीजिए ना। हाँ कर दी है, मगर कोहरा आगे कांच पर जम रहा है। आगे किसी ढाबे पर गाड़ी रोककर साफ कर देंगे उसको और वहीं कहीं खाना भी खा लेंगे। शरद लगातार गाड़ी चलाता रहता है, मगर आगे
कोसों तक उसको कोई ढाबा नहीं दिखाई देता। हे भगवान, कैसी सुनसान और लंबी रोड है, कोई ढाबा ही नहीं आ रहा। वो तो है, पता नहीं कैसा हाईवे बनाया है, सड़कों पर लाइट्स भी नहीं है। तुम अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन करो ना, देखो यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर है। अरे पूरा नेटवर्क ही नहीं आ रहा, जीपीएस कैसे ऑन करूं? और थोड़ी दूर और गाड़ी चलाने के बाद उनको मोड़ पर एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। फाइनली ढाबा दिखा तो। थैंक गॉड, इतने बड़े हाईवे पर बस ये छोटा सा ढाबा। कोई बात नहीं, अब मिल गया ना, चलो कुछ खा पी लेते हैं। शरद और राधिका दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और ढाबे की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुनो, इस ढाबे में तो कोई भी नहीं बैठा, कुछ अजीब नहीं लग रहा? तुम भी ना राधिका, इतनी तेज ठंड में कोई क्यों ट्रेवल करेगा हमारे जैसा? मगर अरे ज्यादा मत सोचो। साहब क्या लोगे? एक दाल तड़का और 4 चपाती, और हाँ जल्दी लेकर आना। ठीक है साहब, 15 मिनट में लाता हूँ। राधिका आसपास घूर घूर कर देख रही होती है। राधिका, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ज्यादा मत सोचो। मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये नेशनल हाईवे होकर भी इतनी सुनसान क्यों है? ना प्रॉपर लाइट्स है, ना कोई फैसिलिटी। होता है ऐसा कई जगह, आगे शायद अच्छी रोड मिले, ज्यादा मत सोचो। तभी वेटर उनका खाना ले आता है। साहब आपका खाना। हाँ लगा दो। सुनो, यहाँ से अगला पेट्रोल पंप कितना दूर है? पेट्रोल पंप तो अगले 10 किलोमीटर पर ही है साहब, मगर आप इस रास्ते पर कहीं रुकना मत। रुकना मत मतलब? वो मतलब ऐसे ही कहा मैंने, कोहरे की रात है ना, इसलिए कहा मैंने। शरद और राधिका दोनों वेटर की बात से थोड़ा चौंक जाते हैं और एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। अब खाना खा लो और जल्दी चलो यहाँ से। ठीक है राधिका। साहब और भी कुछ लेंगे क्या खाने के बाद? चाय या छाछ? ठीक है, चाय ला देना, रात को जाकर गाड़ी चलानी है। खाना खाकर शरद सामने वाली खिड़की के कांच पोंछने लगता है और पेमेंट करने के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मगर राधिका के दिमाग में अब तक वेटर वाली बात घूमती रहती है। शरद, इसने ऐसा क्यों कहा कि रास्ते में कहीं रुकना मत? राधिका, अब तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, गाने लगा लो या फिर चुपचाप सो जाओ। दोनों थोड़ा आगे पहुँचते हैं कि उनको एक आदमी और औरत की परछाई में मांगती हुई दिखाई देती है। ये इतनी रात को हाईवे पर कौन लोग खड़े हैं? पता नहीं, मगर बहुत ही जरूरत में लग रहे हैं। गाड़ी मत रोकना शरद, मुझे डर लग रहा है। कैसी बातें कर रही हो राधिका तुम? वो लोग जरूरत में लग रहे हैं। राधिका शरद को गाड़ी रोकने से मना करती रहती है, मगर शरद उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी उन दोनों के सामने रोक देता है। खिड़की के कांच को नीचे करके उनसे बात करता है। कौन है आप लोग और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जी मेरा नाम विक्रम सिंह है और ये मेरी बीवी कनिका है। क्या आप हमें पास के गांव में छोड़ देंगे? शरद उन दोनों को गौर से देखता है। उसकी बीवी घूंघट में होती है। रहने दो शरद, मना कर दो। राधिका, कैसी बात कर रही हो? और इतनी रात को इमरजेंसी में ही खड़े होंगे ना? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मगर शरद राधिका की बात नहीं मानता। ठीक है, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको अगले गांव तक छोड़ दूंगा। दोनों गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। राधिका बहुत ही घबराई हुई होती है और शरद उनसे बातचीत चालू कर देता है। वैसे आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? आप सुबह भी जा सकते थे ना? नहीं, वो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम यहीं खड़े रहे। अरे एक्सीडेंट? वो कब हुआ और कैसे हुआ? वो आगे एक मोड़ आएगा, उस मोड़ पर सामने से आते हुए एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। अच्छा, तो फिर आप यहाँ कैसे आए? यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। कितनी देर हुई एक्सीडेंट हुए? हाँ, वो गाड़ी को तो पुलिस ले गई ना। पुलिस ले गई? इतनी जल्दी कैसे? कितनी देर पहले हुआ था एक्सीडेंट?
वो 10 साल पहले। 10 साल पहले सुनते ही अचानक शरद की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चौंक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे 2 भूतिया चेहरे दिखाई देते हैं। राधिका भी चिल्लाने लगती है, मत लिफ्ट दो। राधिका घबराओ मत। क्या करूँगा? शरद गाड़ी के मिरर में देखता है तो उन दोनों का रूप पूरा बदल चुका होता है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या चाहते हो हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तभी आगे के मोड़ पर जब शरद गाड़ी के बाहर देखता है तो उसे खून से लथपथ विक्रम और कनिका दिखाई देते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे होते हैं। कनिका पेट से होती है और अचानक वो खिड़की के पास आकर जोर जोर से हाथ मारने लगते हैं। छोड़ दो, पीछे हटो। कैसे पीछे हटाऊं? उस दिन हमारी नई नई शादी हुई थी, मगर इतने बड़े हाईवे पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। तो हमसे किस बात का बदला ले रहे हो? हाँ, हमने तो आपकी मदद की ना। तभी पीछे से कनिका राधिका की गर्दन पकड़ लेती है। चुप कर, तुम्हारे ही जैसा कोई बंदा हमारा एक्सीडेंट करके चला गया था और हमारी किसी ने मदद नहीं की थी। मेरी गर्दन छोड़ दो। शरद, बचाओ मुझे। शरद बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है और आगे मोड़ आता है। शरद और राधिका खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कनिका और विक्रम उनकी गर्दन पर वार करके उनको मारने लगते हैं। मत मारो मुझे। बड़े दिनों बाद कोई फंसा है आज। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। तेरे खून से मैं वापस अपने आप को जिंदा कर लूंगी। शरद और राधिका दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। थोड़े दिनों बाद एक और गाड़ी वहां से गुजर रही होती है और 2 परछाई उनसे लिफ्ट मांगती हैं और हम देखते हैं कि वो लिफ्ट मांगने वाली परछाई अब शरद और राधिका बन चुके होते हैं। ये कहानी है बिरजू की, जो एक मछुआरा था। बिरजू रोज अपनी नाव लेकर गहरे समंदर में जाया करता था। वह अक्सर सूरज ढलने से पहले किनारे लौट आता था, लेकिन कभी कभी उसे देर भी हो जाती थी। क्या भाई बिरजू, आज बड़ी देर हो गई तुम्हें? क्या बताऊं भाई, आज तो जितनी बार जाल फेंका खाली लौट आया। शाम होने के बाद जाकर कुछ हाथ लगा है। कोई नहीं भाई, ठीक है, होता है। वैसे तुम मेरी उधारी कब चुका रहे हो? बस इसी महीने, आधे दे दूंगा, बाकी अगले महीने। ठीक है, पर दे जरूर देना। बिरजू यहाँ से निकल गया और वो समंदर के तट पर चल रहा था। शाम होते ही ये रेत कितनी ठंडी हो जाती है। एक काम करता हूँ, कुछ देर यहीं बैठता हूँ। बिरजू वहाँ बैठ गया और समंदर की खूबसूरती निहारने लगा। कुछ देर बाद बिरजू को पायल की आवाज सुनाई देने लगी। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? वो बाईं ओर मुड़ा तो उसे लगा जैसे पायल दाईं ओर है, और जब वो दाईं ओर मुड़ा तो आवाज बाईं ओर से आ रही थी। कौन है? कौन है यहाँ? घबराओ मत, मैं हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम पूनम है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रहे हो। क्या? समंदर को निहार रही हूँ। तुम्हें अकेले यहाँ डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, अगर कोई भूतनी आ गई तो? वो खुद मुझसे डर जाएंगी। बिरजू पूनम से हंस हंस कर बातें कर रहा था। काफी देर बाद बिरजू को याद आया, आज बहुत देर हो गई, कल मुझे वापस दरिया में जल्दी जाना है। चलो मैं चलता हूँ। वापस कब मिलोगी? तुम बताओ। कल मिलो यहीं। तो थोड़ा जल्दी आना। मैं सूरज ढलने के बाद ही आऊंगी, वरना अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बवाल मच जाएगा। ठीक है, मैं कल सूरज ढलने के बाद तुम्हें यहाँ मिलता हूँ। ठीक है।
बिरजू वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद पूनम भी गायब हो गई। अगली सुबह रोज की तरह बिरजू अपनी नाव लेकर दरिया में गया। आज वो बहुत खुश था। वो पूनम के बारे में ही सोच रहा था। कितनी खूबसूरत आंखें हैं पूनम की। मैं तो उसकी आंखों पर ही मर गया। काश काश पूनम मेरी हो जाए और हम दोनों की शादी हो जाए। लेकिन पहले उसकी शादी हुई है या नहीं, ये तो पता करना पड़ेगा ना। बिरजू सारा समय पूनम के ख्यालों में ही उलझा था। आज तो सांझ होने से पहले किनारे चला आया। अब जाकर पूनम से मिलता हूँ। बिरजू उसी जगह चला गया और रेत पर बैठकर ढलता हुआ सूरज देखने लगा। ना जाने कब सूरज डूबेगा और कब पूनम आएगी। बिरजू की नजर एकटक सूरज पे ही टिकी थी। यहाँ सूरज ढला और वहाँ पूनम दिखाई देने लगी और उसके पायल की आवाज भी सुनाई देने लगी। बिरजू, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने बोला तो था कि मैं सूरज ढलने के बाद ही आ सकती हूँ। ठीक है, चलो ये अच्छा है कि तुम आ तो गई। आज कैसा था तुम्हारा दिन? कितनी मछलियाँ पकड़ी? आज का दिन तो बहुत मस्त था। बहुत सारी मछलियाँ मिली। ऊपर से मैं आज जल्दी ही किनारे पर भी आ गया। अच्छा है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं और मेरी माँ। तुम्हारी माँ तुम्हें सूरज ढलने के बाद बाहर कैसे जाने देती है? वो क्या है कि सूरज ढलने पे वो सो जाती हैं और मैं चुपके से भाग जाती हूँ। अच्छा, इसीलिए मुझे इतना इंतजार कराना पड़ा। वैसे तुमने घर वालों के बारे में क्यों पूछा? वो बस उन्हीं यूं ही। मैं जानना चाहता था कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। वो भला क्यों? अरे वो अच्छा, ये सब छोड़ो। वो देखो, समंदर में कितनी बड़ी लहर आई है। आज भी पूनम और बिरजू देर तक बतियाते रहे और फिर बिरजू पूनम को अलविदा बोलकर चला गया। अगले दिन बिरजू फिर से अपनी नाव में सोच रहा था। मुझे लगता है पूनम भी मुझे पसंद करती होगी, वरना वो मुझसे रोज मिलने क्यों आएगी। आज उससे पूछ ही लेता हूँ। बिरजू ये सोच सोचकर बहुत खुश था। शाम होते ही वो वहीं रेत पर पूनम के आने का इंतजार करने लगा और हमेशा की तरह यहाँ सूरज ढला और वहाँ पूनम दिखने लगी और पायल की आवाज भी सुनाई देने लगी। आज भी बहुत इंतजार करवाया क्या मैंने? नहीं। क्या हुआ? आज बड़ी सोच में डूबे हो? कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर नहीं तो भी चलेगा। ऐसी बात नहीं है, पर मेरी एक मजबूरी है। अगर वो ना होती तो मैं खुशी खुशी तुमसे शादी कर लेती। क्या मजबूरी है? मेरा जन्म देवी के नक्षत्र में हुआ है, इसीलिए एक साधु ने बचपन में ही मेरे साथ एक पूजा की है और एक कलश में कुछ दिव्य चीजों को भरकर देवी माता के मंदिर में रख दिया है। जब तक वो कलश वहाँ रहेगा, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। पर ये तो नाइंसाफी है। हाँ, अगर उस कलश के अंदर की चीजों को पानी में बहा दिया जाए तो मैं अपनी मनमर्जी कर पाऊंगी। वो कलश कौन से मंदिर में है? ऊपर पहाड़ी वाले, लेकिन उस कलश को निकालना इतना आसान नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं वो कलश ले आऊंगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, तुम्हें पाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। कुछ देर बाद उन लोगों ने और बातें की और फिर बिरजू अपने घर चला गया और पूनम गायब हो गई। अगले दिन बिरजू पहाड़ी वाले मंदिर चला गया। वो वहाँ वो कलश ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कलश नहीं मिला। वो शाम होने तक वहीं बैठा रहा। जैसे ही सूरज ढला, पूनम के पायल की आवाज सुनाई दी और जब बिरजू पीछे घूमा तो वो वहीं खड़ी थी। मुझे वो कलश कहीं नहीं मिला। वो कलश देवी की मूर्ति के पीछे है। चलो मेरे साथ, हम वो कलश ले लेते हैं। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। तुम वो कलश ले लो, फिर हम समंदर के पास जाते हैं। ठीक है। बिरजू मंदिर के अंदर गया और जब वो देवी की मूर्ति के पीछे गया, ये रहा वो कलश। जैसे ही बिरजू ने वो कलश उठाया,
तो जोर जोर से हवा बहने लगी। मंदिर की सभी घंटियां बजने लगी। लगता है तूफान आने वाला है, जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो कलश लेकर मंदिर के बाहर आया, जहाँ पूनम उसका इंतजार कर रही थी। कलश देखकर पूनम बहुत खुश थी। अब चलो जल्दी यहाँ से। पूनम और बिरजू वहाँ से निकले और समंदर की ओर चल पड़े। पूनम बहुत तेज चली जा रही थी। अरे थोड़ा आराम से, मैं इतनी तेज नहीं चल सकता। जल्दी करो, अगर उस तांत्रिक को पता चल गया तो तुम मुझसे कभी शादी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर बिरजू पूनम के साथ दौड़ने लगा। दोनों समंदर के पास पहुँचे। बिरजू हाँफ रहा था। अब क्या करना है? सिर्फ ये लाल कपड़ा खोल दो और इसके अंदर की चीजें समंदर में मिला दो। ठीक है। जैसे ही बिरजू ने वो लाल कपड़ा हटाया तो बिजली कड़कने लगी। जल्दी करो, मौसम खराब होने वाला है। बिरजू ने उस कलश को पानी में उलटना शुरू कर दिया तो उसमें से राख गिरने लगी। ये तो राख है। हाँ, तुम कलश फेंक दो। और जैसे ही पूरा कलश पानी में डूबा, पूनम एक भयानक भूतनी में बदल गई। तुम कौन हो? तुम कौन हो? पूनम, पूनम। मैं ही तुम्हारी पूनम हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने मुझे आजाद किया लेकिन अब तुम मेरे ही शिकार बनोगे। नहीं नहीं। भूतनी ने बिरजू को पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुसा दिए। बिरजू ने अनजाने में पायल वाली भूतनी की मदद की, पर भूतनी ने उसे नहीं बख्शा। बिरजू को मारकर वो जोर जोर से हंसने लगी।